हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके लिए लेके आया हूँ जीएस की एमसीक्यूज़ सीरीज़ और आज है हमारा पार्ट फर्स्ट। इस सीरीज़ में जो भी एमसीक्यूज़ है ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है जी यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि आईएएस की बात करें हम लोग, और जैसे यूपीएससी सीडीएस भी कंडक्ट करवाते तो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी। पीपीएससी की बात करें तो पीपीएससी में जैसे कि नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम होने वाला है, खासकर पंजाब के लिए है ये, उनमें भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम भी आने वाला है तो उसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ रहने वाले हैं। तो सारी वीडियो को ज़रूर देखना, इसमें एक्सप्लेनेशन भी साथ में दी गई है। जैसे कोई टर्म आपको ना पता चले तो उसकी डिटेलिंग भी यहीं पर दी गई है साथ में। और हाँ, जो इंपॉर्टेंट बातें आप नोट करते रहना ताकि आप इसकी रिवीजन कर सको। अगर रिवीजन ना हो, नोट ना हो, तो वीडियो को दोबारा से देख लेना ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। और ये जो टोटल एमसीक्यूज़ हैं ये करंट अफेयर वगैरह जहाँ स्टैटिक पार्ट सब पे बेस्ड है। और ये पूरे जीएस के जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, तो सब में से ये क्वेश्चन हैं वन बाय वन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जी, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलती है? The Index of Industrial Production (IPP) मेजर द ग्रोथ इन कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज। तो पहली स्टेटमेंट ये है। सेकंड है जी, द IIP इज कंप्लाइड बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो इसको इसको ये कहते हैं कंप्लाई कर रहा है। तीसरी स्टेटमेंट क्या है? रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इज वन ऑफ द इंडस्ट्रीज इन द कोर सेक्टर। देखो थर्ड स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। हाँ, और जब थोड़ा सा मैं रुका करूँगा जब आप खुद वीडियो पॉज करके और खुद इसका आंसर देखा करो। जो थर्ड स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल ही गलत है। तो जो मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट वो भी सही है और सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। इट मीन्स जो मेरा आंसर है वो सी है। चलो थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि क्या इसमें जो IIP है वो क्या है? एन इंडिकेटर है जी, ठीक है। तो किस चीज़ का इंडिकेटर है? जो कि मेज़र करता है चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है उसमें जो भी चेंज आ रही है वो मेज़र करता है, और एक गिवन टाइम पीरियड के लिए। और जो टाइम पीरियड क्या होता है, इसको पब्लिश किया जाता है बाय मंथली बेसिस को पब्लिश किया जाता है। और इसको जो पब्लिश करने वाली अथॉरिटी वो है NSO, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और ये जो मिनिस्ट्री है किसके अंडर आती है? स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री के अंडर ये जो डिपार्टमेंट है वो आता है। अब ये जो डिपार्टमेंट है और ये जो IIP है ये इंडिकेट क्या करता है? हम लोगों को मेजर करके बताता है ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्री। और इंडस्ट्री को हम लोगों ने ग्रुप में क्लासीफाई कर रखा है, जैसे कि हमारे पास है जी माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। और ये वाले जो सेक्टर्स हैं ये आते हैं ब्रॉड सेक्टर के अंडर। दूसरी कैटेगरी हमारे पास यूज़ बेस्ड कैटेगरी, यूज़ बेस्ड सेक्टर। तो इसमें हमारे पास आता है जैसे कि बेसिक गुड्स आ गया, कैपिटल गुड्स आ गए हमारे पास, इंटरमीडिएटरी गुड्स आ गई। एंड इसका जो बेस ईयर है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि बेस ईयर कौन सा है, तो इसका बेस ईयर है 2011 और 12। इससे भी क्वेश्चन कई बार बन जाता है। नेक्स्ट कुछ और देख लेते हैं। एट कोर इंडस्ट्रीज़ क्या है, जैसे कि हम लोगों ने बात करी है। तो एट कोर इंडस्ट्री का जो 40% है वो इसमें आता है। मीन्स ये जो IIP है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसमें जो 40% है वो एट कोर इंडस्ट्री का ही आता है, उसका वेटेज है। ये वाले क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ध्यान से इन लोगों को इन चीज़ों को पढ़ना। अब एट कोर इंडस्ट्री कौन कौन सी हमारे पास है? रिफाइनरी प्रोडक्ट है जी, इलेक्ट्रिसिटी है, स्टील है, कोल है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, सीमेंट है एंड फर्टिलाइज़र है। तो यहाँ कहीं भी रीन्यूएबल एनर्जी की बात नहीं हो रही। तो इट मीन्स यही हमारी पूरे के पूरे एट कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है। और इनको जो लिखा गया है वो भी सीक्वेंस में लिखा गया है, जिसका सबसे ज़्यादा शेयर है रिफाइनरी प्रोडक्ट का और सबसे कम फर्टिलाइज़र का इसमें शेयर होता है, ठीक है। चलिए आगे। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है जी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पेंगोलिन्स। तो ये पेंगोलिन्स कहीं देखते हैं जी, ठीक है। तो चेक हमें क्या करना है? आर नॉट करेक्ट। अब देखो ये जरूर ध्यान रखना, चेक क्या करना है, ये नॉट करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पेंगोलिन्स आर एंट ईटर्स फाउंड इन हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ रीजन ऑफ द इंडिया। तो जो पेंगोलिन है वो हमें हिमालय में दिखते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मिलते हैं, और ये आंट ईटर मीन्स कीड़े खाने वाली एक प्रजाति है।
ऑल द 7 स्पीसीज ऑफ द पेंगोलिन आर फाउंड इन इंडिया। देखो ये एक थोड़ी सी अजीब सी स्टेटमेंट लग रही है कि सभी वर्ल्ड में और भी है, हालांकि होता है लेकिन मेजॉरिटी मिल सकती है, ऐसा नहीं कि वर्ल्ड में कहीं और नहीं मिलेंगे। तो ये स्टेटमेंट है गलत। अगर इस स्टेटमेंट को मैं गलत कर दूं तो सेकंड जो मेरा ऑप्शन होगा वो गलत होगा, मेरा बी ऑप्शन भी नहीं आएगा और मेरा ये जो सी ऑप्शन ये भी नहीं आएगा। अब थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। अब देखो अगर इन दोनों को माइनस कर दूं तो मेरे पास पता है थर्ड ओनली और थर्ड ओनली, इट मीन्स थर्ड तो दोनों में होगा, सही होगा ही होगा। तो थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। इंडियन पेंगोलिन इज लिस्टेड एज एंडेंजर्ड इन द IUCN रेड लिस्ट, ठीक है, और जो कि एक बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। तो इट मीन्स तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पेंगोलिन्स। तो पेंगोलिन्स के बारे में हम लोगों को देखना है क्या है, और यहाँ पर चेक कर लो कि चेक क्या करना है जी, हमें करना है नॉट करेक्ट। तो मैंने कहा था कि पहले चेक करो हमें करेक्ट देखना है कि इनकरेक्ट देखना है, तो यहाँ पर उसने बोला है कि नॉट करेक्ट फाइंड आउट करो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, पेंगोलिन्स आर एंट ईटर्स फाउंड इन हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ द इंडिया, की हम लोगों को जो हिमालय वगैरह में दिखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है ऑल द 7 स्पीशीज ऑफ द पेंगोलिन्स आर फाउंड इन इंडिया, जो सातों तरह की सारी स्पीशीज हम लोगों को इंडिया में मिलती है। एंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास कि एक एंडेंजर्ड लिस्ट है जो कि IUCN में आती है, एंडेंजर्ड है ये तो एनिमल। हमें देखना क्या है इनकरेक्ट। तो मेरे को ये वाली स्टेटमेंट थोड़ी सी ना इनकरेक्ट लग रही है और ये कुछ ना कुछ ठीक भी लग रही है। तो अगर मैं वैसे भी बात करूँ फर्स्ट एंड थर्ड दोनों ठीक है और जो गलत बची वो चीज़ सेकंड वाली, तो हमारा ऑप्शन होगा जी बी ऑप्शन। तो चलो देख लेते थोड़ा सा इसके बारे में गलत क्यों है। आउट ऑफ 8 स्पीशीज़ ऑफ द पेंगोलिन्स, तो इट मीन्स वर्ल्ड में 7 नहीं जी 8 स्पीशीज़ है, और उनमें से हिमालय में जो हमारे हमारे पास कौन सी है जी, कौन कौन सी मिलती है, एक इंडियन पेंगोलिन और एक चाइनीज़ पेंगोलिन, हिमालय में ये दो तरह की मिलती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तुम्हारी वैसे ही गलत, सॉरी ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए ये है। और रही बात प्रोटेक्शन की, तो IUCN की लिस्ट में हमारे पास एंडेंजर्ड कैटेगरी में ही आता है, जो कि बिल्कुल सही है, और खासकर वो वाला इंडियन पेंगोलिन। और अगर चाइनीज़ की बात करें तो ये आता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड में। और इसी को दोनों की बात करें, दोनों स्पीशीज़, अगर हम लोग जो हमारा खुद का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 वाला, उसके शेड्यूल फर्स्ट और पार्ट फर्स्ट में आता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड है जी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हम लोगों को नीचे वाली स्टेटमेंट को देखना है और फाइंड आउट क्या करना है जी कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है चलो देखते हैं, करेक्ट देखना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है गुड ओजोन। हाँ, अब ओजोन दो तरह की होती है, गुड और बैड। जो बैड है वो पोल्यूशन है, गुड हमारे लिए जो हमें मिलती है स्ट्रेटोस्फीयर में, वो काफ़ी अच्छी है। तो इज़ प्रेजेंट इन द ट्रोपोस्फेयर ऑफ द अर्थ्स एटमोसफेयर। देखो जी जैसे मैंने पहले ही बोला कि जो गुड ओजोन है जो कि हमें UV रे से बचाती है, वो हमें कहाँ मिलती है, स्ट्रेटोस्फेयर में। तो इट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट तो मेरी है गलत। अगर मैं ये मान के चलूँ कि मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, तो मेरा ऑप्शन फर्स्ट भी गया, सेकंड भी गया और फोर्थ भी गया, तो मेरे पास बच्चा कौन सा, सी आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। चलो बाकी देख लेते हैं। गुड ओजोन प्रोटेक्ट करती है ह्यूमन बीइंग को फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, जिसको बोलते हैं हम लोग UV रेज, तो सही हो गया। ग्राउंड लेवल ओजोन ये हो जी बैड, जो अच्छी नहीं है, ये पोल्यूशन है एक किस्म का। तो ये प्रोड्यूस होती है जब नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड जो VOCs हैं वो रिएक्ट करते हैं सनलाइट में, तब ये बनती है, तो जो कि बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। तो थोड़ी इसकी डिटेल देख लेते हैं। ठीक, ये जो ट्रोपोस्फेरिक और ग्राउंड लेवल ओजोन है इज़ नॉट एमिटेड डायरेक्टली इनटू द एयर, ये डायरेक्टली हम लोगों को एयर में नहीं मिलती है। तो ये दो तरह के पोल्यूशन होते हैं, देखो जी, एक तो होते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट, दूसरे होते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो ये प्राइमरी पोल्यूटेंट में नहीं आती है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट में आती है, ये बात आप नोट कर लेना। बट ये क्रिएट कहाँ से होती है, जब भी केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे हम लोग देख चुके हैं। एक तो है हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और दूसरे हमारे पास है VOCs। ये जब दोनों सनलाइट में रिएक्शन करते हैं तो जो ग्राउंड लेवल ओजोन है वो बनती है। ठीक है, अब ये जो हैपन्स व्हेन पोल्यूटेंट एमिटेड बाय, वही बात है, कार से निकलेंगे, पावर प्लांट से निकलेंगे,
इंडस्ट्रियल बॉयलर से निकलेंगे, रेफाइनरी से निकलेंगे, केमिकल प्लांट से निकलेंगे, ये जो सारे के सारे पोल्यूशन है, खास करके ये वाले ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की बात करें तो ये यहाँ से निकलते हैं और बाद में ये VOC के साथ जाके मिलते हैं और फिर सनलाइट के साथ ये रिएक्ट करते हैं, तब ये जाके एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनता है। 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में हम लोगों को बताना है और चेक क्या करना है जी हमको कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। चलो स्टेटमेंट देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, UNSC इज द ओनली ऑर्गन ऑफ द UN एम्पावर्ड टू मेक डिसीजन दैट मेंबर स्टेट आर देन ऑब्लिगेट। हाँ, कहते हैं कि ये जो डिसीजन देगा वो ऑब्लिगेटेड होगा, मानना ही पड़ेगा जो भी इसके मेंबर हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है। सेकंड स्टेटमेंट है, एनी मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन कैन पार्टिसिपेट एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल डिस्कशन। तो जितने भी मेंबर है UN के वो सारे के सारे इसकी डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है जी, द डिसीजन ऑफ UNSC। हाँ, जो इसका डिसीजन है कहते हैं कि वो किससे आएगा, मेजोरिटी से आता है, ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी वोट। तो अगर इसको मैं ध्यान से देखूं तो जो स्टेटमेंट थर्ड है वो मेरा स्टेटमेंट है गलत, क्योंकि हमें पता है कि जो UN की सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं उनके पास वीटो पावर है। ठीक, तो अगर मैं थर्ड को क्रॉस कर दूं तो मेरा ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, बचा मेरे पास फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, सेकंड भी सही है, तो मेरा आंसर होगा ए ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकंड। अब थोड़ा सा देख लेते हैं जी UNSC के बारे में। तो ये UNSC है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये UN का चार्टर स्टैब्लिश किया गया है जब उसमें 6 मेन ऑर्गन्स थे, उसमें से एक था UNSC। ठीक है जी, उसमें से मेन कौन सा था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और इसको आर्टिकल 23 UN चार्टर के अंदर ही इसको बनाया गया है। अब जब ये ऑर्गन बनाया गया तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसके जो डिसीजन है वो ऑब्लिगेटरी होंगे सब पे, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, और इसका हेडक्वार्टर हम लोगों को मिलता है न्यूयॉर्क में। देखो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको नोट करनी है और इस ये एग्जाम में काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होंगी। UNSC में टोटल 15 मेंबर है हमारे पास। ठीक है जी, उसमें से जो 5 मेंबर वो परमानेंट है और जैसे मैंने बताया इन्हीं के पास वीटो पावर होती है, 5 के पास। एंड 10 क्या है, नॉन परमानेंट मेंबर। अब वीटो पावर क्या होती है थोड़ा सा ये बता दूं। वीटो पावर का मतलब है कि मान लो 5 ने कोई रेजोल्यूशन पास किया है, उसमें से अगर एक ने भी नो बोल दिया तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। ठीक है, जब तक 5 लोग यस नहीं बोलते तब तक वो रेजोल्यूशन पास नहीं माना जाएगा। तो ये होती है वीटो पावर, मीन्स एक बंदा भी कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके आ सकता है। अब इसके 5 परमानेंट मेंबर है वो कौन कौन से, चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, UK हो गया हमारे पास, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स USA। तो ये 5 परमानेंट मेंबर हैं। अब 10 जो टेम्परेरी मेंबर है और जिसको मैं बोल सकता हूँ नॉन परमानेंट मेंबर है, ये इलेक्टेड होते हैं 2 साल के लिए। इसका टेन्योर कितना होगा जी, 2 साल। और इनको इलेक्ट कौन करता है, जनरल असेंबली, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, UNGA। इसके बारे में भी आपने कहीं देखा होगा। अब ये क्या करते, देखो 10 मेंबर है, यहाँ से थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ना। ईच ईयर हर साल क्या होगा, ये जो जनरल असेंबली है 5 मेंबर को इलेक्ट करती है। इकट्ठे 10 नहीं होंगे, 5-5 करके होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर, क्योंकि 2 साल का टेन्योर है, अगले साल फिर 5 जाएंगे और 5 नए आएंगे। अब जो इंडिया की बात करें तो इंडिया इस बार इलेक्ट हुआ है 2021 में और ये जाएगा 2023 तक, यानी लिखा इसको ऐड कर लेना। और इंडिया की ये 8th टर्म है जी। इंडिया इससे पहले 7th बार इलेक्ट हो चुका है, 8th टर्म बार फिर हुआ है। हाँ, इंडिया इसका इस बार का जो 2023 है वहाँ तक ये नॉन परमानेंट मेंबर है। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी विल बी द फर्स्ट इंडियन PM टू बी प्रिजाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द UNSC। तो इंडिया के फर्स्ट ऐसे प्राइम मिनिस्टर बने जो कि इसको प्रिजाइड कर रहे हैं। द लास्ट टाइम एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर वर एंगेज्ड इन दिस एफर्ट्स, वो भी थे, ट्राई कर रहे थे, वॉज देन PM PV नरसिम्हा राव। ठीक है जी, और उन्होंने अटेंड तो करा था लेकिन वो इसको प्रिजाइड नहीं कर पाए थे, और जो हमारे मोदी जी हैं वो फर्स्ट बनेंगे ऐसे जो इंडिया की तरफ से प्रिजाइड करेंगे इस सभा को। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द E-रूपी। तो E-रूपी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, उसने खुद बता दिया, हम लोग को सही चेक करनी है, तो देख लेते हैं जी कौन सी सही है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या बताती है, इट इज़ अ टाइप ऑफ वर्चुअल करेंसी। हाँ, कहते हैं कि एक वर्चुअल करेंसी की टाइप है जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। आपने नॉर्मली सुना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी तक वर्चुअल करेंसी, खास करके जो बिटकॉइन टाइप है उसमें, क्रिप्टो करेंसी की अगर बात करें तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। तो अगर नहीं दिखा रही है तो उसको लॉन्च तो काहे करेगी। तो जेन्युइन सी बात है, फर्स्ट स्टेटमेंट मेरे को कुछ सही नहीं लग रही। अगर मैं इसको क्रॉस कर दूँ
तो अब मैं ऑप्शन देख लेता हूँ जी। ये स्टाइल है, आपको करना है ऐसा कि ऑप्शन देखो जो जिसमें आप श्योरिटी हो, एक बात ध्यान रखना, जिस ऑप्शन में आपके पास प्रॉपर श्योरिटी हो वो आप ऐसे ही करना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है, थर्ड भी जाती है क्योंकि इसमें नहीं है। आगे देखते हैं, अब इससे क्लैरिटी मिलती है कि थर्ड तो बिल्कुल सही होगी अगर आप फर्स्ट में श्योर हो तो। इट कैन बी यूज्ड फॉर डिलीवरिंग सर्विसेज अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो सेकंड स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, फर्स्ट इसमें गलत है। थर्ड की बात करें, द प्राइवेट सेक्टर कैन लीवरेज इट एज पार्ट ऑफ देयर कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम, तो वो भी उसको कंसिडर कर सकते हैं। ये भी स्टेटमेंट क्या है जी, बिल्कुल सही है। तो इट मीन्स हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, 2 एंड 3। तो बी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। चलो अब इसको थोड़ी डिटेल इसकी देख लेते हैं क्या है। जो ई रुपी है वो इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च करने जा रही है, एक इलेक्ट्रॉनिक बाउचर होगा। देखो अब ये वर्चुअल करेंसी नहीं, ये क्या है जी, बाउचर है जो कि डिजिटल पेमेंट पे बेस्ड है। तो ये क्या है, इट इज़ अ कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस मेथड ऑफ अ डिजिटल पेमेंट। तो ये जो वर्ड्स है आपको ध्यान से याद करने हैं। हाँ, इट इज़ अ QR कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड इसमें होगा, SMS के बेस्ड भी होगा, और एक ई बाउचर है। क्लियर है यहाँ तक? चलो, द यूज़र विल एबल टू रिडीम द बाउचर विदाउट नीडिंग अ कार्ड। अब इसके लिए कार्ड की भी जरूरत नहीं है, और जो यूज़र है इसके बाउचर को ही यूज़ कर सकता है। डिजिटल पेमेंट ऐप को भी यूज़ कर सकता है, एंड इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस के जरिए भी इसको हम लोग इसकी सर्विस ले सकते हैं। अगर आपको सिंपली बताऊं तो गवर्नमेंट एक आपको बाउचर इशू करेगी, इसमें जो भी काम के लिए इसको इशू किया जाएगा वही काम होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो पहले गवर्नमेंट ने कुछ आपको फैसिलिटी दी थी पेमेंट की कैश में, कि भाई ये लो पैसे, कोई चीज़ ले लेना। फॉर एग्जांपल बच्चों की किताबों के लिए पैसे मिल गए। अब कुछ हाउस होल्ड क्या करते थे, उस पैसे से कुछ किसी और जगह उसको यूज़ कर लेते थे। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक बाउचर इशू करती है, ये बुक्स का बाउचर होगा ऐसे वाला, ठीक है जी। अब ये जो बाउचर है वो बुक्स की दुकान पे जाके ही पास होगा, और कहीं इसका यूज़ नहीं होगा। तो ये एक सच ऐसी एक स्कीम है। चलो, एंड जो बाकी बातें वही बात है कि ESR, कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्रोग्राम है वो कंसिडर किया जाएगा प्राइवेट प्लेयर के लिए, ये भी अच्छी बात है। एंड हाँ, इंडिया ऐसी पहली कंट्री है जिसने ऐसा बाउचर स्टार्ट किया है। इससे पहले भी जैसे कि USA हो गया, कोलंबिया हो गया, चाइल हो गया, स्वीडन हो गया, एंड हांगकॉन्ग हो गया, ये ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं ये कंट्रीज़ ऐसे बाउचर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं जी। विद रेफरेंस टू लाइट पोल्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमें चेक क्या करना है, इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो लाइट पोल्यूशन की बात हो रही है, तो देख लेते हैं ये क्या है। तो इसमें बताया गया कि स्काई ग्लो इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ लाइट पोल्यूशन। कहते हैं स्काई ग्लो एक कंपोनेंट है स्काई पोल्यूशन का, सॉरी लाइट पोल्यूशन का, स्काई ग्लो। एंड सेकंड क्या है, अगर ये पोल्यूशन है, इट हैज़ एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज फॉर ह्यूमन, वाइल्ड लाइफ एंड द क्लाइमेट। तो ऑब्वियस अगर ये पोल्यूशन है तो होगा ही होगा ना, दोनों ऑप्शन का इसमें सही है। तो ये ध्यान रखना है इसके बारे में। आगे चलते हैं जी, थोड़ा देख लेते हैं ये क्या है, इसकी डिटेलिंग देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। स्काई ग्लो इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ लाइट पोल्यूशन, ये क्लैरिटी जी। और कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं लाइट पोल्यूशन के, अगर देखें तो ग्लेयर हो गया जी, स्काई ग्लो हो गया, लाइट ट्रिपास हो गया, एंड क्लचर हो गया। तो ये सारे के सारे क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं लाइट पोल्यूशन के। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं जी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो देखना जी क्या कंसिडर करना है, तो इसमें हम लोगों को चेक करना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। अब इनकरेक्ट नहीं है, ये है करेक्ट के बारे में चेक करना है। चलो देखते हैं। द मिल्क फोर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड टू एड्रेस विटामिन डेफिशिएंसी इन द कंज्यूमर। तो कहते हैं जो कंज्यूमर में विटामिन की डेफिशिएंसी है उसको टारगेट करने के लिए हम लोगों ने मिल्क फोर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है। पहली स्टेटमेंट ये है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बताती है, इट वाज लॉन्च्ड बाय द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI इन कोलैबोरेशन विद FAO। तो देखते हैं जी क्या है। हाँ, तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, सेकंड गलत है, और इसका आंसर है जी ए। अब देखते हैं गलत क्यों है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि फूड फोर्टिफिकेशन होता क्या है। फोर्टिफिकेशन का मतलब है कि एडिशन ऑफ की विटामिन। तो पहली तो स्टेटमेंट ऑब्वियसली सही होगी कि हम लोग जो की विटामिन है उसको ऐड करेंगे, एंड कुछ मिनरल्स को भी ऐड करते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, जिंक हो गया, विटामिन हो गया, इनको ऐड करते हैं स्टेपल फूड में, जैसे कि राइस में, मिल्क में, सॉल्ट में, ताकि हम लोग जो न्यूट्रिशन काउंट है उसको इम्प्रूव कर सकें। ये होता है फोर्टिफिकेशन। ठीक।
अब इससे पहले कई बार इसमें कम होते हैं विटामिन वगैरह, तो इसको फुलफिल करने के लिए हम लोग इसकी फूड फोर्टिफिकेशन करते हैं। अगर अब मिल्क की बात करें, खास करके मिल्क फोर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट की बात करें, तो इसको स्टार्ट किया गया था NDDB के द्वारा, जिसकी फुल फॉर्म क्या है जी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो फोर्टिफिकेशन इन इंडिया की बात करें तो इंडिया में अभी तक जो गवर्नमेंट है वो प्रमोट कर रही है फोर्टिफिकेशन को, खास करके 5 फूड के लिए 5 फूड आइटम्स, जैसे कि राइस, सॉल्ट, एडिबल ऑयल, मिल्क एंड व्हीट। तो ये याद रखने वाली बात है, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रांसजेनिक क्रॉप। अब ट्रांसजेनिक क्रॉप मतलब वही जीएम क्रॉप जो वगैरह है उसके बारे में, और हमें ढूंढना क्या है जी, करेक्ट इसमें से कौन सा है, करेक्ट हम लोगों को देखना है। तो देखते हैं कौन सा है। तो स्टेटमेंट जो हमारी फर्स्ट है वो क्या बता रही है कि बीटी ब्रिंजल इज़ द ओनली ट्रांसजेनिक क्रॉप अलाउड इन इंडिया। तो बीटी ब्रिंजल को कहते हैं इंडिया में अलाउ किया गया ओनली। हाँ, ओनली 99% जो अगर बात करूँ, ओनली वाली स्टेटमेंट गलत होती है, लेकिन हमें 1% का भी ध्यान रखना है, बिल्कुल भी नहीं जाना गलत ही होगी। लेकिन इस केस में वे गलत है क्योंकि वो बीटी ब्रिंजल नहीं है। अभी तक हम लोगों ने एक फसल को अलाउ जरूर किया है, और वो है हमारे पास बीटी कॉटन, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारी गलत है। तो सेकंड देखते हैं जी, अगर फर्स्ट गलत है तो ऑप्शन ए भी जाएगा और ऑप्शन डी भी जाएगा। तो बचा मेरे पास, इट मीन सेकंड तो बिल्कुल ही सही है। क्या है, बीटी कॉटन इज़ अ ट्रांसजेनिक क्रॉप। अब देखो ये बीटी कॉटन आ चुका है, जो कि पेस्ट इस पर जो अटैक करने वाले उसको बोलते हैं पिंक बॉलवॉर्म। तो हाँ ये सही है, बिल्कुल सेकंड स्टेटमेंट सही है। थर्ड क्या, सेकंड स्टेटमेंट को डिटेल से देखें तो सेकंड स्टेटमेंट में बात करिए कि जो बीटी कॉटन है वो एक ट्रांसजेनिक क्रॉप है, जो कि बिल्कुल सही है। इसमें प्रोड्यूस हो चुका है टॉक्सिक प्रोटीन, जो कि इसके जो इस पे पेस्ट जो अटैक करता है उसके खिलाफ ये काफ़ी इसको प्रोटेक्ट करता है, जो कि स्टेटमेंट है हमारे पास सही। अगर थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो द जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ DMH11 मस्टर्ड, तो ये भी एक मस्टर्ड है। तो ध्यान रखना, हमारी कंट्री में अभी तक 3 GM क्रॉप पे बात हो रही है, बीटी ब्रिंजल पे, बीटी कॉटन पे एंड मस्टर्ड पे। तो इसमें एनेबल करता है सेल्फ पॉलिनाइजेशन के बारे में। हमें पता है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप आती हैं वो प्रमोट करती हैं टॉक्सिटी, ताकि जो पेस्ट अटैक हो रहा है वो ख़त्म हो। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी होगी गलत। तो जो हमारा ऑप्शन है वो है सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। तो GM फूड जो है आर डिलीवर्ड फ्रॉम प्लांट हुज जीन्स आर आर्टिफिशियली मॉडिफाइड, जिसके कि जीन्स होते हैं उसको आर्टिफिशियली हम लोग मॉडिफाई कर लेते हैं, और वो इसीलिए करते हैं ताकि हम लोगों के जो पेस्ट अटैक ज़्यादा हो रहे हैं उसकी ईल्ड इंक्रीज़ हो जाए वो टॉलरेंस हो जाए, जो पेस्ट अटैक हो रहा है उसके अगेंस्ट रजिस्ट कर दें, डिजीज़ को, ड्रॉट्स को रजिस्ट कर दें, और उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाए। तो काफ़ी रीज़न हो सकते हैं इसको GM क्रॉप को डेवलप करने के। और प्रोबेबली द बेस्ट नोन वेराइटी ऑफ GM राइस इज़ गोल्डन राइस। तो अभी तक हमारे पास जो गोल्डन राइस है वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, अभी राइस में हम लोग इस पर भी बात हो रही है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया ने अभी तक जो अप्रूव किया है सबसे बड़ा वो कौन सा जी, GM क्रॉप में से बीटी कॉटन को, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। आगे चलते हैं। तो नो GM फूड क्रॉप अभी तक जिसको कि हमारी कंट्री ने कल्चरली अप्रूव नहीं किया है। ये फूड क्रॉप नहीं है, ये एक फाइबर क्रॉप है। तो आगे चलते हैं जी। हाँ, इसके बारे में थोड़ी और डिटेलिंग है, वो हमारे लिए इतनी यूज़फुल नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। इसमें जी हल्दीबारी एंड चिलाहती जो रेल रूट है वो किन के बीच में, अभी न्यूज़ में था। उन्होंने पूछा कि ये कौन सी 2 नेबरिंग कंट्री को इंडिया के साथ, इंडिया को किस कंट्री के साथ कनेक्ट करता है। तो ऑप्शन में हमारे पास पाकिस्तान है, वो तो हमें पता नहीं होगा। श्रीलंका, तो रेलवे वहाँ पर हमें पता मुश्किल करती है। नेपाल और बांग्लादेश में हमारे पास ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बांग्लादेश। आपको मैप के जरिए दिखाने की कोशिश करूँगा। ये रहा जी हल्दीबारी जो कि इंडिया का पार्ट है, और ये रहा सेकंड वाला पार्ट चिलालथी, तो ये है बांग्लादेश में। चलो जी, आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10th। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द फूड फोर्टिफिकेशन। देखो फूड फोर्टिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन बन रहे हैं और कुछ ऐसे ही बनेंगे, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो विच अबव इफेक्ट कैन
टर्म्ड एज द एडवर्स इफेक्ट। तो कहते हैं कि इनमें से कौन सा एडवर्स इफेक्ट है जो कि फूड फोर्टिफिकेशन से होगा। देखो हम लोगों ने देखा था कि फूड फोर्टिफिकेशन एक अच्छी बात है, इसको करना चाहिए, लेकिन इसके कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं। अब वो कौन कौन सी है, ऑप्शन में दिया गया है हाइपर विटामिन, जो विटामिन ज़्यादा हो जाते हैं, टॉक्सिटी एंड लॉस ऑफ डाइटरी डाइवर्सिटी। तो तीनों के तीनों ऑप्शन ही सही है हमारे पास, जो हमारा ऑप्शन है डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आज के 10 क्वेश्चन हो चुके हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर से मैं जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है वो लेके आऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इसकी रिवीजन के लिए इसको जरूर देख लें एक बार। ओके जी, थैंक यू, हैव अ गुड डे।